एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिक्स। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12th में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे के सारे नोट्स जो हैं वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं ना। और ये वाला जो चैप्टर है, कुछ कमेंट आया था मेरी वीडियो पे कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि उसकी ज़रूरत है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से आता है जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे हम हमेशा करते हैं हम पहले नोट्स रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एनसीईआरटी रीडिंग पे जाएंगे। अब देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो कि दो बहुत सिमिलर से टर्म्स है जिनका कई बार मतलब लोगों को कंफ्यूज करता है, उसका डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, सिर्फ हम में नहीं बल्कि बाकी भी जो हमसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में उनके बारे में देखेंगे। फिर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हमने अभी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट किया तो बार बार जो है मुझे रिप्रोडक्टिव वर्ड याद आ रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले भाई, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वाला जो इतना बड़ा पैराग्राफ है इसमें जो भी कुछ लिखा है मैं इतने शॉर्ट नोट्स में आपको देने वाली हूँ कि आपको लगेगा कि ये कुछ था ही। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे रहने वाले हैं जहाँ एनसीईआरटी की कोई भी लाइन छूटने नहीं वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे आज के टॉपिक में। चलिए हम लोग सबसे पहले नोट्स रीड करेंगे, नोट्स के बाद एनसीईआरटी रीडिंग। आई होप आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। चलिए अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जिसका मतलब जो है कई बार लोग सेम समझ लेते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। 10th लेवल पे भी चीज़ें बता दी जाती है लेकिन अगर किसी को याद नहीं हो तो हम लोग क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिक्स पे, यहाँ पे भी हम चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग इज जस्ट बेसिकली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग इज क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब क्या कि जैसे आप सांस ले रहे हो है ना, सांस छोड़ रहे हो, तो ये जो सांस लेना और छोड़ना है, सांस इनहेल करना और एक्सहेल करना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। यानी बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेल किसको करते हैं, O2 को, एक्सहेल किसको करते हैं, CO2। ठीक है, इसी चैप्टर में हम देखने वाले रेस्पिरेशन के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। ठीक है, यूजिंग व्हाट, O2 जो हमने ब्रीदिंग में इनहेल किया था। ठीक है, ब्रीदिंग में इनहेल किए हुए O2 को आप यूज करते हो किसका ब्रेकडाउन करने के लिए, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का। कौन है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। ठीक है, अब क्यों मैंने जो आपको हर लेक्चर में अगर मैंने कोई चीज बोली कि ये प्रोसेस होती है, ठीक है, नेचर में ये प्रोसेस देखने मिलती है, तो मैंने आपको हर बार कहा है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हम O2 का यूज करके सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, तो क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि उससे हमको मिलेगी कुछ एनर्जी जिसका हम लोग यूज करेंगे टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। और ये बात समझ, आप जो ये चल पा रहे हो है ना, आप चल पा रहे हो, आप दौड़ पा रहे हो, मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन समझ पा रहे हो, कुछ बच्चे नहीं भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी जो भी काम कर रही है, कर पा रही है, करने में कंफर्टेबल है, तो वो चीज़ के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। ये एनर्जी आपको किससे मिलेगी, जब आप सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसके अंदर से एनर्जी निकालोगे, वो एनर्जी अपनी बॉडी को दोगे तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी किसमें, अपना बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने में। और ये बात समझ में। अच्छा, इस दौरान क्या होता है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन। देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या अंतर है, जब हम बिग मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और ये बात समझ में। और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के हम लोग बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये बात समझ में। इसका एग्जाम्पल जो है आगे आपको चैप्टर्स में मिल जाएगा, सिंपल एग्जाम्पल आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हम लोग ये कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा O2 जो है वो कंज्यूम होता है और CO2 जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। और CO2 जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। ध्यान से सुनना, आपने सांस ली, ठीक है, आपने क्या इनहेल किया, O2। आपने जैसे इनहेल किया O2 को गया आपकी बॉडी में, क्या स्टार्ट कर दिया, उसने सिंपल मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन चालू कर दिया और उससे एनर्जी निकलने लगी। जैसे ही एनर्जी निकलने लगी तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज करने लगी किस चीज में, अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में। ठीक है, अब ये जब सारी चीजें हो रही थी तो
साथ में एक और चीज रिलीज हो रही थी जिसका नाम क्या है, CO2। और CO2 कैसा है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल। आ रही है बात समझ में? इसीलिए हम लोग CO2 को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर, एक्सहेलेशन से। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, हेंस देयर इज अ नीड टू देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ O2 इन द सेल एंड CO2 मस्ट बी रिलीज आउट। यानी कि आपके बॉडी को कंटिन्यूअस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आपका कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जाता है, जीवन का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जाता है जब आपकी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म ना कर रही हो और उसको एनर्जी की जरूरत ना हो, ठीक है। आपकी बॉडी में हर सेकंड कुछ ना कुछ चल रहा होता है और उस चीज के, उस प्रोसेस को चलाने के लिए, है ना, उस बॉडी फंक्शंस को करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कंटिन्यूअस ये एनर्जी की जरूरत है तो आपको कंटिन्यूअस O2 सप्लाई करना होगा, सही बात है। O2 सप्लाई करोगे तभी ब्रेक डाउन होगा, तभी एनर्जी निकलेगी। और अगर कंटिन्यूअस O2 सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब कि आपका कंटिन्यूअस CO2 भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और इसको आपको रिलीज आउट करना होगा बॉडी से बाय एक्सहेलेशन। आ रही बात समझ में? अब O2 को आप कहां से लोगे, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आ रही बात समझ में? अब आपकी बॉडी तो O2 बनाती नहीं, O2 का है भाई, O2 कौन बनाते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स। तो जब हमारे O2 बनाएंगे ग्रीन प्लांट तो हम उनको क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, और CO2 को क्या कर देंगे, जो हमारे सेल्स बना रहे हैं, काम करते वक्त जो हमारे सेल्स CO2 बना रहे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, एक्सहेल आउट कर देंगे, या फिर जो सेल बना रहा है हमारा CO2 उसको बाहर निकाल देंगे, किससे, बॉडी से, ठीक है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। मान लो कि आपको मैंने बोल दिया यार अभी उठो और 10 किलोमीटर भागो। कई लोग नहीं भाग पाएंगे, कई लोग भागते भागते उनकी सांस फूलने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब आप भाग रहे हो तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट बता रही है ना। आपके मसल्स जब बहुत ज्यादा चलेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी अगर, तो आपको ज्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होगी तो ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होगा। तो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा O2 लेना होता है और काफी सारा CO2 आप क्या करते हो, रिलीज आउट करते हो, ठीक है। अब O2 का पाथ क्या है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से आता है लंग्स में, लंग्स से जाता है ब्लड में, ब्लड से जाता है किसमें, सेल से। आपका CO2 ब्लड में जाता है, सेल से, सेल से किसमें जाएगा भाई, ब्लड में। ये कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से। सेल से जाएगा ब्लड में, ब्लड से लंग्स, और लंग्स से वापस कहां छोड़ देंगे हम लोग उसको, एटमॉस्फेयर में। आ रही है बात समझ में? ऑब्वियस सी बात है ना, O2 जो है आप एटमॉस्फेयर से लोगे, कहां जाएगा, आपके लंग्स में, लंग्स के बाद कहां जाएगा वो, ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स में चला जाएगा, सही बात है। क्या बोला मैंने, एक मिनट। जो आपका O2 है वो सबसे पहले आपका कहाँ आएगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा, एटमॉस्फेयर से वो आएगा लंग्स में, लंग्स से जाएगा वो ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के सेल्स में क्या कर जाएगा, पहुंच जाएगा। उस वक्त जब आपके O2 काम कर रहे होंगे, सारी एनर्जी दे रहे होंगे, तो आपका CO2 रिलीज होगा, क्योंकि O2 ने सेल के अंदर जाके काम करना चालू किया, तो CO2 भी कहाँ प्रोड्यूस होगा, सेल के अंदर। सेल के अंदर प्रोड्यूस हुए CO2 को हम लोग क्या करेंगे, ब्लड में फेंक देंगे, ब्लड लेके जाएगा लंग्स के पास, लंग्स को बोलेगा भाई ये कहाँ फेंक दो आप, एटमॉस्फेयर। आ रही है इतनी बात समझ में? इसको जरा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं NCERT से ना, फटाफट रीडिंग लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे ना रेड कलर ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी विजिबल रहता है। चलो, have you read earlier that oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid and fatty acid etc. and और भी सारे जो मॉलिक्यूल्स है आपकी बॉडी के अंदर, उनको भी आप ब्रेक डाउन करके क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो। ये तीन ही सिर्फ अकेले नहीं है जिनसे एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, यानी ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, एनर्जी को लेने के लिए और डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी को परफॉर्म करने के लिए। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिज्म रिएक्शन। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell has to release out, यानी कि आपकी बॉडी हर सेकंड कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो उस फंक्शन को परफॉर्म करवाते रहने के लिए कंटिन्यूअस सप्लाई देना पड़ेगा ऑक्सीजन का, और जो ऑक्सीजन आप दे रहे हो उसका रिजल्ट में एक हार्मफुल सब्सटेंस निकल रहा है CO2, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो हमको उसको कंटिन्यूअसली बाहर फेंकना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में? नेक्स्ट, फिर ये बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का अंतर पता है। प्लेस योर हैंड ऑन चेस्ट, यू कैन फील दैट द चेस्ट मूव्स अप एंड डाउन व्हेन you know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organ and the mechanism of the breathing are described.
इन द फॉलोइंग चैप्टर। बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं कि जब आप इनहेल करते हो तो आपका चेस्ट अप होता है, और जब आप एक्सहेल करते हो तो आपका चेस्ट कहाँ चले जाता है, डाउन। तो ऐसे आप बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने कब इनहेल किया, कब एक्सहेल किया। आ रही है बात समझ में? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नथिंग बट ब्रीदिंग। और जब आपकी अंदर इंटरनल प्रोसेस हो रही होती है कैटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा होता है यूजिंग O2, तो वो किस में आता है भाई, रेस्पिरेशन में। उस रिएक्शन के रिजल्ट्स दो हैं, पहला आपकी एनर्जी, दूसरा आपका CO2। एनर्जी आपकी बॉडी यूज कर लेती है, CO2 बॉडी के लिए हार्मफुल है तो वो बाहर फेंक दिया जाता है। अब ये बात समझ में, इतनी चीज समझ में। आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो अच्छा ठीक है, मैंने ना एक अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो मैंने एक रील डाली थी किस चीज़ की, ऐसे मैं पढ़ा रही थी कुछ भी और मैंने बहुत ही एक बेकार सा जोक मारा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो रील जो है, रील या फिर शॉर्ट्स बोल लो, वो बहुत आगे जाएगा नहीं, लेकिन यूट्यूब पे उस शॉर्ट्स को मिले अराउंड 1000 व्यूज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे बोलते रहना चाहिए, कम से कम रील के थ्रू लोगों पे पहुँचे और मेरे थोड़े से फॉलोअर बढ़े और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे भी सपोर्ट मिले, है ना। बाकी तो जितने लोग हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं यार। चलिए विदाउट आप लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते, क्योंकि एक बार हो जाती हैं चीज़ें, एक बार वायरल हो सकता है, दूसरी बार नहीं हो सकता। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर मैकेनिज्म और उनका टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले एक काम करो कि आप ये चीज़ पढ़ लो। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा छोटा करो भाई और छोटा करो। चलो देखो स्टार्ट करो। रेस्पिरेशन की जो टाइप है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो वो 4 टाइप है, 4 तरीके, ठीक है। कौन से? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ट्रकियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन से भाई? क्यूटेनियस, ब्रैंकियल, ट्रकियल और पल्मोनरी। अब एक चीज याद रखो कि जब भी आप कोई वर्ड सुन लो रिलेटेड टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, प्लूरा, ये सारी चीजें, तो समझ जाना कि ये चीज लंग से रिलेटेड है। तो अगर आप कहीं भी सुन लो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो ये रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? लंग से। आइए बात समझ में, किससे हो रहा है भाई? लंग से। जब रेस्पिरेशन होता है स्किन से तो हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। क्यूटिकल्स है ना, बाहर की जो सबसे आउटर सरफेस पे जो चीजें होती है उसको हम लोग कई बार क्यूटिकल्स भी बोलते हैं कई सारी जगहों पे, है ना। तो वहां पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आप वहां से याद रख सकते हो कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है अगर वो स्किन से हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है गिल्स से तो हम क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ट्रकियल में नाम ही आ रहा है ट्रकिया, तो अगर रेस्पिरेशन हो रहा है थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्यूब जिनको हम लोग ट्रकिया बोलते हैं, तो वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रकियल रेस्पिरेशन। अरे ये बात समझ में पक्का? अगर आ रहा है तो मुझे बताना चालू करो कि 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन से हैं। 5 सेकंड का टाइम लो और फटाफट बोलो, जितने जल्दी हो सके बोलो। आई होप सबने बोल दिया होगा, है ना। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, फिर ट्रकियल रेस्पिरेशन और फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। पल्मोनरी बहुत एडवांस टाइप का है तो हम में होता है, ठीक है। चलिए अब इतना अगर देखो ऑनलाइन क्लासेस की यही बेकार चीज़ है कि आप खुद से ही बातें करते हो। अब ऐसा अगर किसी ने मुझे देख लिया कि अरे ये किससे बात कर रही है और क्या किसको बोल रही है कि आपने बता दिया, कोई हंसेंगे मुझ पर, है ना। खैर किसी के हंसने से हमको फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ना होता तो बहुत पहले वीडियो बनाना बंद कर दिए होते। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके अंदर कौन से टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, कौन से ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन का टाइप कौन सा होता है, जो 4 हमने जे देखे उसमें से, ठीक है। सबसे पहला, सबसे प्रिमिटिव, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कौन आएंगे आपके? स्पॉन्जेस, ठीक है, जिनको हम लोग और क्या बोलते हैं? पॉलीफेरा। आपको हम जब एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके 10 जो है फाइलम होते हैं, 10 फाइलम होते हैं आपके किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में, जिसमें आपको सबसे पहला मिलेगा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस का दूसरा नाम ही क्या है? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा के बाद क्या आएगा? स्लेंड्रेटा और फ्लैटवर्म। तो इनके बॉडी में आपको पूरे बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होगा। किससे रेस्पिरेशन होगा भाई? पूरी की पूरी बॉडी सरफेस से, यानी कि स्किन से होगी। अरे बात समझ में, जो पूरा बॉडी का सरफेस है, अगर मान लो कि मैं एक स्पॉन्ज हूँ और मेरी पूरी बॉडी से रेस्पिरेशन हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी? कैसा रेस्पिरेशन है? अरे भाई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन समझ लो आप लोग। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट
वजह से अगर उनकी बॉडी में सपोज O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर बहुत ज़्यादा है तो O2 उनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है और बाहर के इन्वायरमेंट में कम है तो वो CO2 उनकी बॉडी से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो सबसे पहले कौन से हैं आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेटा और फ्लैटवर्म। इनकी पूरी इंटायर बॉडी जो है, सिर्फ स्किन नहीं, मैंने एक जगह गलती कर दी थी, ठीक है, तो पूरी स्किन नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी आपकी रेस्पिरेशन शो करती है। और यहाँ कैसा रेस्पिरेशन होता है, सिंपल डिफ्यूजन टाइप, यानी कुछ नहीं, बस गैसेस इधर से उठ के दूसरी जगह चली जाती है जहाँ पे उनका मात्रा क्या हो, कम हो। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट आपके अर्थवॉर्म जो है उनके मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब मैंने बताया था कि क्यूटिकल जो है वो स्किन से रिलेटेड है, क्यूटिकल जो है वो स्किन से रिलेटेड है, तो स्किन से जब रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आ रही है बात समझ में, पक्का समझ में आया। नेक्स्ट जो इंसेक्ट्स हैं जो कि आर्थ्रोपोडा में आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में जब आपके इंसेक्ट्स हैं और उनका जो रेस्पिरेशन है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब से हो रहा होता है, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं। तो ऐसे रेस्पिरेशन को जिसमें आपका रेस्पिरेशन हो रहा होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब से, जिनका नाम है ट्रकिया, तो उन वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ट्रकियल रेस्पिरेशन। अरे ये बात समझ में, किसमें होगा ये, अर्थवॉर्म में। अब आ जाइए आप एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में और मॉलस्क में। इनमें होता है स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्या, गिल्स। आई बात समझ, एक्वेटिक आ गया ना नाम, समझ लो गिल्स, समझे। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है। कैसा रेस्पिरेशन होता है, ब्रैंकियल, हमने नीचे पढ़ा, आई होप आपको याद होगा। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो है उनमें वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं, जैसे कि लंग्स। आई बात समझ। लंग्स से मैंने बोला कि लंग्स जो है इससे एक रिलेटेड वर्ड है पल्मोनरी। कहीं भी पल्मोनरी सुन लो तो समझ जाना कि वो किससे रिलेटेड है भाई, लंग्स, ठीक है। तो लंग्स से अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ऐसे फिशेस जो है, फिशेस में होता है गिल्स, तो अगेन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में होते हैं लंग्स। मैमल्स नाम आपने सुन लिया, मैमल्स हम भी है, हमारे अंदर क्या होता है, लंग्स। तो लंग्स अगर आपने सुन लिया तो ये कैसा रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी। और एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स में एक और तरह का रेस्पिरेशन होता है मॉइस्ट स्किन से, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ये बात समझ में। सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि आपके स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स और आपके फ्लैटवर्म्स। इनमें क्या होता है, इसमें पूरी की पूरी बॉडी सरफेस आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, तो सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद आया आपके अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, उनकी मॉइस्ट स्किन रहती है, उससे रेस्पिरेशन होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। तो क्यूटिकल इज रिलेटेड टू स्किन, तो क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद है आपके इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिनको ट्रकियल ट्यूब्स बोला जाता है। तो ट्रकियल ट्यूब्स किससे रिलेटेड है, ट्रकियल रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा रेस्पिरेशन होता है, ट्रकियल टाइप का। और ये सारी चीजें आपको अब बस याद रखनी है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये जो चीज थी, ये अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती तो शायद समझ में नहीं आता, लेकिन इस चीज को हमने पहले देख लिया, समझ लिया, उसके बाद इसको पढ़ा, उसके बाद किसमें होता है उसको पढ़ा, और फिर आपको अब ये चीजें समझ में आएगी। एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। हमसे कुछ प्रिमिटिव लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हममें उनको प्रिमिटिव बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि हममें जो एडवांस चीजें हैं उनमें वो एडवांस चीजें तो नहीं है। तो अगर वो प्रिमिटिव लेवल के हैं तो ऐसा नहीं है ना कि हममें जो चीजें वो उनमें है ही नहीं, है जरूर, लेकिन इतनी एडवांस नहीं है। तो हर एनिमल में आपका क्या होता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो वेरी करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना एडवांस है और कितना प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। इस डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे किसमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली कि उनकी बॉडी किसकी बनी है, सिर्फ सेल्स की या टिश्यू की या ऑर्गन्स की या ऑर्गन लेवल की। अरे बस में हम आते हैं ऑर्गन लेवल में। ऑर्गन लेवल इज दिस अगेन जो है आपका एडवांस है, और आपका सेल्यूलर लेवल जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, प्रिमिटिव, ठीक है। तो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट के बेसिस पे आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वैरी करता है अमंग डिफरेंट एनिमल्स। कौन कौन से, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करें जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट्स और फ्लैटफॉर्म्स, तो इनमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है CO2 एंड O2 का बाय सिंपल डिफ्यूजन। मतलब मान लो ये उनकी बॉडी है, ठीक है, ये मान लो मैंने एक स्पॉन्ज बना दिया, इसकी बॉडी में O2 जो है वो बहुत क्या है, कम, और बाहर O2 क्या है, बहुत ज्यादा। इसकी बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा, बाहर CO2 इसके कंपेयर में कम,
आ रही बात समझ में? तो O2 क्या कहाँ चला जाएगा कि मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ, मैं अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। और CO2 बोलेगा मैं भी तुमको सपोर्ट करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, बाहर। तो जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ सिंपल डिफ्यूजन से आपका क्या हो जाएगा, आपका रेस्पिरेशन हो जाएगा स्पॉन्जेस, इलेक्ट्रिक्स और फ्लैटनेस, ठीक है। फिर क्या देखते हैं कि अगर अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो उनके पास मॉइस्ट क्यूटिकल्स होता है, इंसेक्ट्स के पास होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है आपके जैसे कि जिनको हम लोग बोलते हैं गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, व्हेयरएज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपको जो मैंने उस चार्ट में दी है वो चार्ट आप पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, वरना कई सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप कर दी है और यहाँ पे अलग अलग ऐसा नहीं दिया होगा कि आपको सिर्फ ये पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाए। हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आ भी जाए, मैं आपकी इंटेलिजेंस पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रही, कई सारे बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं ना, तो आपको डायरेक्ट पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाकर आपको पीछे चार्ट दे दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ बोल रहा है कि among vertebrates, fishes, gills, wherever amphibians, reptiles, fishes use gills, ठीक है, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals इसको यूज करते हैं भाई लंग्स को। amphibians like frog ये और कैसा रेस्पिरेशन करते हैं मॉइस्ट स्किन से, जिसका नाम है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इतनी बात समझ में, ठीक है, कुछ नहीं है, बस उस सिंप्लीफाइड चार्ट जो पीछे दिया हुआ था उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके ऊपर आपको बता दिया गया छोटे फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है ना, ये काफी अच्छा टॉपिक है। और यहाँ पे आपको सिर्फ इतने पेज उस पूरे के पूरे 2 पेज के मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि कितना बड़ा पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ जो है ये एनसीईआरटी का पूरा 1 पेज ले रहा है, ठीक है, और यहाँ का हाफ पेज ले रहा है, हाफ भी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक बोलना चाहिए। तो बेसिकली 1.5 पेज का ये पैराग्राफ है, उसको मैंने जो है आपके लिए काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिर्फ 1 पेज में पूरी की पूरी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर दी है, जिसके बाद आपको पढ़ने में कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो एक बार आप जो है ये चीज देख लीजिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपको हर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूं और सेकेंड पार्ट में मैं जो हूँ ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा दूँ, एंड आई थिंक कि ऐसा ही करना चाहिए, है ना। तो ठीक है, ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, ठीक है, और उसमें मैं ऐसा टॉपिक डालूंगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ताकि कोई भी बच्चा जिसको सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है इस चैप्टर का, उसको फटाक से मेरा जो ये वाला टॉपिक है सेकंड लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो मिल जाए, है ना। तो ये लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज लेक्चर 2 ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस।